मेरी बीवी बनकर मेरे साथ एक हफ्ते के लिए दुबई घूमने चलना है। बदले में जितने पैसे तुम कहोगी मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन इन 7 दिनों में तुम एक बीवी के तमाम हकूक अदा करोगी। रूबी कहने लगी, मुझे मंजूर है। रूबी के बाबा बीमार थे और वो बहुत मजबूर होकर उसने ये शर्त कबूल की थी, लेकिन उसको नहीं पता था कि पूरे हफ्ते रूबी के साथ मैंने खुद कहा था कि मैं हर बात मानूंगी, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता था कि मैं बात ना मानती। मैंने सारी बातें मानी और 7 दिन के ट्रिप के बाद जब मैं वापस आई तो 1 महीने बाद मेरी तबीयत कुछ खराब रहने लगी। मैं डॉक्टर के पास गई तो उसने कहा कि ये तो लेडी डॉक्टर का केस है, आप लेडी डॉक्टर के पास जाएं। लेडी डॉक्टर के पास गई तो उसने मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बुरी खबर सुनाई। ना सिर्फ बुरी बल्कि शायद इस दुनिया की सबसे ज्यादा अजीबोगरीब किस्म की खबर थी, जिसे सुन के मैंने रोना शुरू कर दिया। लेकिन अभी मुझे सारी जिंदगी एक जंग लड़नी थी। मेरा नाम रूबीना है, सब लोग मुझे प्यार से रूबी कहते थे। मेरे बाबा को एक ऐसी बीमारी थी जिसके लिए उनका रोजाना का खर्चा तकरीबन 7 से 8 हजार पड़ता था। जब से भाई और भाभी हमें छोड़कर चले गए थे, ये बोझ मेरे कंधों पर आ गया था। मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि अपने घर का खर्चा पूरा कर सकूं। पहले मैं 3 नौकरियां करती थी। दिन के वक्त प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने जाती थी, वहां बच्चों को पढ़ाने के बाद शाम को एक कपड़ों की कंपनी में जाकर कपड़े फोल्ड करती थी। रात को घर में बैठकर मुख्तलिफ अशिया की पैकिंग किया करती थी ताकि थोड़ा सा ज्यादा पैसा जमा हो सके। लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद भी हालात संभलने के बजाय मजीद मुश्किल होते जा रहे थे। एक दिन जब मैं थक कर बैठ गई थी, एक पुराना दोस्त मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा कि वो मुझे कैसी जगह के बारे में बताएगा जहां मुझे बेहतर काम और ज्यादा आमदनी मिल सकती है। उसने कहा वहां एक ऑफिस है जिसमें स्टाफ में ज्यादातर लड़कियां खुश शक्ल और खूबसूरत हैं। मैंने हैरत से पूछा ऐसा क्यों है, तो उसने मुस्कुराकर कहा कि साहब को अच्छा लगता है कि वहाँ अच्छी और खूबसूरत लड़कियां स्टाफ का हिस्सा हों। वो मजीद कहने लगा कि जहाँ औरतें ज्यादा होती हैं वहाँ गाहक भी ज्यादा आते हैं, और ये दुनिया है इसलिए दुनियादारी तो निभानी पड़ती है। मैंने इस बात पर ज्यादा गौर नहीं किया क्योंकि मेरे जहन में सिर्फ एक ही बात थी, बाबा के इलाज और उनके लिए पैसे का इंतजाम। मेरे दोस्त ने मेरी मदद करने का वादा किया और मेरा नाम भी ऑफिस के बॉस को बताया। उसने मुझे बताया कि मेरा नाम रूबी रखा जाए क्योंकि रूबीना नाम पुराना लगता है और बॉस को ये पसंद आएगा। जब मैंने पूछा तो उसने हंसकर कहा कि एक छोटा सा नाम है जो आसानी से याद रहता है। जब मैं पहली बार बॉस हारिस से मिली तो वो एक नौजवान आदमी से ज्यादा तजर्बाकार नजर आते थे। वो बगैर कोई डिग्री या क्वालिफिकेशन देखे मुझे नौकरी पर रख लिया। कहने लगे पढ़ी लिखी हो बस, और क्या चाहिए। हारिस की उम्र लगभग 40 साल थी, बीवी और बेटी भी थी, लेकिन उनका मिजाज और रवैया मुख्तलिफ था। स्टाफ में काम करने वाली ज्यादातर लड़कियां उनसे बातचीत रखती थी और उनके साथ ताल्लुकात बनाने में हिचकिचाहट महसूस नहीं करती थी। एक दिन मैंने सुना कि एक लड़की अपनी छोटी बहन के दाखिले के लिए पैसे नहीं जमा कर पा रही थी। वो काफी परेशान थी और बार बार इस बात का जिक्र कर रही थी कि उसके पास कोई रास्ता नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि हारिस ने उसे अपने कमरे में बुलाया। कमरे से निकलने पर उसके हाथ में एक लिफाफा था जिसमें काफी नोट थे। मैंने हैरान होकर पूछा ये क्या है, तो उसने बताया कि ये सर से उधार है जिसकी तनख्वाह से कटौती होगी। लड़की ने कहा कि सर बहुत अच्छे हैं और हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। मैंने सोचा कि अगर हारिस ऐसे लोगों की मदद कर सकता है तो शायद मेरे लिए भी कोई रास्ता निकल सकता है। लेकिन मेरे दिल में खौफ भी था क्योंकि मैं जानती थी कि बाबा को ऑपरेशन करवाने के लिए लाखों रुपए दरकार थे। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि एक ही दफा मुकम्मल पैसे का इंतजाम करके ऑपरेशन कराना होगा, तब जाकर बाबा ठीक हो सकती हैं। मेरी मजबूरी ये थी कि मैं इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाऊं। इसी फिक्र में मैं दिन रात काम करने लगी और हर रास्ता तलाश करने की कोशिश करने लगी। ये सोचते सोचते मैं एक दिन अपनी तकदीर के बारे में ज्यादा सोचने लगी कि शायद हारिस ही वो मौका दे सकता है जिससे बाबा की जिंदगी बच सके। लेकिन दिल के कोने में एक सवाल हमेशा रहता था कि मैं इस रास्ते का इंतखाब कर पाऊंगी या नहीं। मैंने सोचा कि हारिस से मदद लेना बेहतर रहेगा, लेकिन दिल ही दिल में हिचकिचाहट भी थी क्योंकि मैंने उसके बारे में काफी सुना था कि वो रंगीन मिजाज इंसान है। लेकिन मेरी मजबूरी मुझे कोई रास्ता ना छोड़ती थी। एक दिन मैंने हिम्मत करके उससे मुश्किल भी
بیان کی کہ حارث نے مسکرا کر کہا، روبی تم فکر نہ کرو، میں تمہاری مدد کروں گا، لیکن تمہیں ایک شرط قبول کرنی ہوگی۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، شرط کیا ہے؟ حارث نے مسکرا کر کہا کہ تم اس آفس میں کام کرتی ہو، تمہیں پتا تو ہے کہ ہمارا ایک ڈیلیگیشن جا رہا ہے، ایک ہفتے کے لیے اسلام آباد جانا چاہتا ہوں کہ اس میں تم میرے ساتھ چلو۔ میں نے کہا کہ میرے والد صاحب بیمار ہے تو میں ان کو چھوڑ کے کیسے جا سکتی ہوں۔ اس نے کہا کہ پوری بات تو سنو میری۔ میں چپ ہو گئی۔ میں نے کہا جی، کہنے لگا کہ 7 دن کے لیے تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا، تمہارے والد صاحب کے لیے کوئی نرس رکھ دوں گا میں ایک ہفتے کے لیے، اور ان کے علاج کے پیسے بھی تمہیں دے دوں گا، اور واپس آ کے تم ان کا آپریشن بھی کروا دینا۔ میں نے کہا کہ وہ تو کافی سارے لاکھوں روپے بنتے ہیں، تو کہنے لگا کہ تو لاکھوں روپے ہی دے دوں گا نا تمہیں۔ وہ کہنے لگی لیکن آپ کے ساتھ جانا تو ویسے بھی میری ڈیوٹی کا حصہ ہے، تو پھر آپ مجھے الگ سے پیسے کیوں دیں گے؟ اس پہ وہ مسکرا دی اور اس نے کہا کہ الگ سے کام بھی تو لوں گا تم سے۔ میں نے کہا کہ میں سمجھی نہیں، اور کہنے لگا کہ دیکھو تم میرے ساتھ میری بیوی بن کے جانا، وہاں پر سب لوگ اپنی اپنی بیویوں کے ساتھ ہی آ رہے ہیں، تو تم ذرا گھریلو سی لگتی ہو، خوبصورت بھی ہو، تمہیں میرے ساتھ میری بیوی بن کے جانا ہوگا، سب کو میں یہی بتاؤں گا کہ یہ میری مسز ہیں۔ مجھے یہ بات تھوڑی عجیب لگی، لیکن پھر بھی بابا کے آپریشن کے سامنے مجھے اتنی بھی بری نہیں لگی کہ بیوی بن کے جانا ہے، ظاہر ہے ایکٹنگ ہی کرنی ہے، بیوی بننے کی کون سی پکی پکی بیوی بننا ہے۔ ابھی میں سوچ رہی تھی تو اچانک سے اس نے وہ بات کر دی جس نے مجھے پریشان کر دیا۔ پہلے تو میں صرف حیران تھی، کہنے لگا کہ اور ان 7 دنوں میں تمہیں میرے ساتھ بیوی والے سارے کام کرنے ہوں گے، سارے حقوق بھی نبھانے ہوں گے۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اس نے کہا کہ تو پھر کیا تمہیں 25 لاکھ روپے مفت میں دے دوں؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا کہ سر آپ میری تنخواہ سے کاٹ لیجیے گا۔ تو وہ کہنے لگا کہ تمہاری تنخواہ ہے ہی کتنی جس سے میں پیسے کاٹتا رہوں؟ 25 سال لگ جائیں گے تبھی پیسے پورے نہیں ہوں گے تمہاری تنخواہ سے کاٹ کاٹ کے۔ میں کیوں اتنی بڑی رقم لٹکاؤں اور پھر تمہاری تنخواہ سے کاٹ کے مجھے جب پیسے ملیں گے اس سے تو میرا کچھ بنے گا ہی نہیں، وہ تو ایسے ہی آئیں گے، ایسے چلے جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تم پہ میں اتنا بڑا احسان کر رہا ہوں، تم مجھے اپنی زندگی کے 7 دن نہیں دے سکتی ہو اور پھر مجھے چھوڑ دو، یہ تو تمہارے بابا کی زندگی کی قیمت ہے، کیا ان کے لیے اتنا نہیں کر سکتی؟ میں دل میں سوچنے لگی کہ بابا کے لیے تو سب کچھ کر سکتی تھی، کیونکہ وہی تو میرا آخری رشتہ تھے جو اس دنیا میں تھے۔ میرے لیے بابا تو بستر پہ پڑے تھے، پھر بھی سب کو پتا تھا کہ گھر میں بابا ہیں، تو محلے میں کبھی کسی نے میرے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی تھی۔ اکیلی رہ جاتی تو کیا بنتا؟ میرا بھائی تو پہلے ہی پرایا ہو گیا تھا اور اب تو وہ پاکستان سے باہر بھی جانے والا تھا، ماں پہلے ہی نہیں تھی۔ میں نے کہا کہ مجھے سوچنے کے لیے تھوڑا ٹائم چاہیے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ٹائم لے لو، کل مجھے بتا دینا۔ میں جب کمرے سے نکلی تو میرے دل میں ایک طوفان سا اٹھ رہا تھا۔ ایک طرف بابا کی بیماری اور ان کے لیے پیسے کا بوجھ تھا، دوسری طرف حارث کی بات میرے دماغ پر چھائی ہوئی تھی۔ میں راستے میں چلتی گئی اور ہر قدم پر دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ میں گھر پہنچ کر خاموشی سے اپنے کمرے میں جا بیٹھی۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو رات کا منظر دل کو اداس کر رہا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھوں کو سہلاتے ہوئے سوچنا شروع کیا کہ کیا واقعی میں اتنا بڑا قدم اٹھا سکتی ہوں؟ کیا میں اپنی عزت کی قیمت پر بابا کی جان بچا سکتی ہوں یا نہیں؟ میرے دل میں کشمکش تھی، لیکن آنکھوں میں آنسو بھی تھے اور دل میں قسم بھی کہ بابا کی زندگی کے لیے میں کچھ بھی قربان کرنے کے لیے تیار تھی۔ میں نے چپکے سے دعا کی، یا اللہ مجھے صحیح راستہ دکھائے اور میری رضا کے مطابق فیصلہ کرنے کی ہمت دے۔ پھر میں خاموشی سے سو گئی تاکہ کل کی صبح اپنے فیصلے کو پختہ کر سکوں۔ میں جب کمرے سے نکلی تو میرے دل میں ایک طوفان سے اٹھ رہا تھا۔ ایک طرف بابا کی بیماری اور ان کے لیے پیسے کا بوجھ تھا، ایک طرف حارث کی بات میرے دماغ پر چھائی ہوئی تھی۔ ہر لمحہ میرے دل میں ایک الجھن پیدا کر رہا تھا۔ میں راستے میں چلتی گئی اور ہر قدم پر دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ میرے ذہن میں ایک سوال بار بار آ رہا تھا کہ کیا واقعی میں اتنا بڑا قدم اٹھا سکتی ہوں؟ میں نے اپنے ہاتھوں کو سہلاتے ہوئے سوچنا شروع کیا کہ کیا میں اپنی عزت کی قیمت پر بابا کی جان بچا سکتی ہوں یا نہیں۔ گلی میں چلتے چلتے میں نے دیکھا کہ روشنی کے مدھم بلب جل رہے ہیں، ہوا میں خوشبو تھی، لیکن میرے دل پر ایک بھاری بادل تھا۔ میرے قدم رک گئے،
میں نے गहरी सी सांस लिया और अपने आप को संभालने की कोशिश की। घर पहुंचकर मैं खामोशी से अपने कमरे में जा बैठी। कमरे में रोशनी मध्यम थी, सिर्फ एक छोटा लैंप जल रहा था और दीवार पर मेरे और बाबा की एक पुरानी तस्वीर लटकी हुई थी। मैं इस तस्वीर को देखती रही, मेरी आंखों में नमी आ गई और दिल एक अजीब सी कश्मकश में मुब्तला हो गया। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो रात का मंजर दिल को उदास कर रहा था। दूर कहीं चिरागों की हल्की रोशनी और सर्द हवा मेरे दिल को और ज्यादा भारी कर रही थी। मैंने अपने हाथों को सहलाते हुए सोचना शुरू किया कि क्या हकीकत में मैं कहाँ खड़ी हूँ, क्या मैं अपनी इज्जत को खतरे में डालकर बाबा के लिए कदम उठा सकती हूँ, या ये फैसला मेरी जिंदगी के लिए एक आजमाइश साबित होगा। मेरे दिल में कश्मकश थी, एक तरफ खौफ था तो दूसरी तरफ एक अज़्म भी। आंखों में आंसू थे लेकिन दिल में एक मजबूत इरादा भी पैदा हो रहा था कि बाबा की जिंदगी के लिए मैं कुछ भी कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। मैंने चुपके से दुआ की कि अल्लाह मुझे सही रास्ता दिखाए और मेरी रज़ा के मुताबिक फैसला करने की हिम्मत दे। मेरे दिल की धड़कन थम सी गई और एक गहरी खामोशी मेरे इर्द गिर्द छा गई। मैंने अपनी आंखें बंद करके सोचा कि कल की सुबह मेरे लिए एक नया फैसला लेकर आएगी। मैं खामोशी से अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई और पूरी रात एक बेचैन नींद में गुजारी। मेरे ख्वाबों में बाबा की मुस्कुराहट और हारिस की बात एक साथ गर्दिश कर रही थी और मैं जानती थी कि ये फैसला मेरी जिंदगी का एक अहम मोड़ है। माँ बाप औलाद के लिए सब कुछ करती हैं, एक औरत के लिए अपनी इज्जत को कुर्बान करना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन एक आदमी के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान करना भी तो छोटी बात नहीं होती। और मेरे बाबा ने तो मुझे अपनी पूरी जिंदगी और मेरे बाबा ने तो अपनी पूरी जिंदगी मुझे और मेरे भाई को अच्छी जिंदगी देने में ही बर्बाद कर दी थी। और अभी तो वो बीमार हो गए थे क्योंकि अपना तो ख्याल ही नहीं रखते थे, हर वक्त काम में लगे रहते थे, अपने लिए दवाई तक नहीं खरीदते थे। माँ भी ऐसी थी, वो भी इस दुनिया से चली गई। मेरे लिए कोई गुनाह सवाब का काम नहीं, बस मेरे बाबा को बचाने का एक ही रास्ता था। मैंने हाँ कह दिया सर को। अगले दिन मेरी हाँ सुनकर हारिस बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैल गई जो मामूल से कहीं ज्यादा पुरकशिश थी। उसने कहा कि फिर तो बहुत काम है तुम्हारे लिए, बहुत सारी शॉपिंग करनी होगी और तुम वो सारी शॉपिंग भी अपने पास रख सकती हो। वो खरीदी हुई चीजें तुम्हारी शादी के लिए महफूज रहेंगी और जब तुम्हारी शादी हो तो वही वाले सारे कपड़े, जूते और जेवर तुम इस्तेमाल कर लेना। उसने कहा तुम्हारा तो डबल फायदा हो जाएगा। मैं उसकी बात सुनकर सोचने लगी कि इस सब के बाद मुझसे शादी कौन करेगा और मेरा दिल एक अजीब सी कश्मकश में मुब्तला हो गया। हारिस ने मेरे सोचने का अंदाज पहचान लिया और मुस्कुराकर कहा कि जिस मुंह पर तुमने 12 बचाए हुए हैं ना, इसको सही कर लो। थोड़ी देर के लिए इसी के साथ उसने कहा कि यही समझ लो कि मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ। हम लोग शादी की शॉपिंग कर रहे हैं और इसके बाद हम लोग 7 दिन के हनीमून पे जा रहे हैं। उसने मुझे ये बात इस अंदाज से बताई जैसे कोई बड़ा सौदा तय कर रहा हो और उसके लहजे में एक अजब सी पुख्तगी और कायल करने की ताकत थी। फिर उसने कहा कि तुम इसको एक काम की तरह करो जिसके तुम्हें पैसे मिल रहे हैं, फिर तुम्हें मुश्किल नहीं होगी। हम तो कारोबारी लोग हैं ना, हमारा तो काम है। मैं इसकी बात समझने की कोशिश कर रही थी लेकिन दिल ही दिल में उलझन थी। वही बात मैंने अंदर ही अंदर महसूस की कि उसने ये बात इतने यकीन के साथ कही कि शायद उसने सोचा हो कि मैं उसकी बात फौरन कबूल कर लूं। उसने मुझे सिर्फ इन्हीं अल्फाज में समझाया लेकिन ये तसल्ली मेरे लिए काफी नहीं थी। खैर उसने वाकई मुझे शॉपिंग करवाई। हमें शहर के बड़े बड़े मार्केट्स और ब्रांड्स के स्टोर में ले जाया गया जहां कपड़ों के रंग और उनकी खुशबू मुझे मदहोश कर रही थी। शादीशुदा औरतें जैसे महंगे कपड़े, जूते, सेवर, पर्स, मेकअप का सामान और बहुत सी चीजें खरीदी गई। हर दुकान में हारिस की दिलचस्प बातें और मेरी शर्मो हया का एक अजीब मिलाप होता रहा। पता नहीं कितने लाख की शॉपिंग हुई लेकिन ये सब कुछ एक यादगार लम्हे की मानत मेरे दिल में जब्त हो गया। शॉपिंग खत्म होने के बाद मैंने अपने बाबा से कहा कि एक जरूरी काम है जिसके लिए मुझे दूसरे शहर जाना है। मैंने ये बात बड़े एहतियात से कही ताकि उनको ज्यादा फिक्र ना हो। बाबा ने थोड़ी देर सोच के कहा, बेटा जरूरी है क्या? मैंने कहा कि जरूरी नहीं होता बाबा, तो मैं आपको नहीं बताती। आपका ख्याल रखने के लिए मैं मेल नर्स को रख के जाऊंगी, वो काम करेगा और आपका बहुत ख्याल रखेगा, खाना भी बना कर देगा। बाबा ने मेरी बात तस्लीम कर ली और कहा, ठीक है, 7 दिन तो कुछ भी नहीं होते, बस अपना ख्याल रखना।
میں نے کہا جی بابا اور ہم لوگ چل پڑے۔ ایئرپورٹ سے روانہ ہو گئے تھے۔ جیسے ہی سفر شروع ہوا تھا حارث نے کہا کہ اپنی اداکاری بھی شروع کر لو، کیونکہ جو لوگ ہمیں ریسیو کرنے آئیں گے وہ بھی کمپنی والے ہیں، ان کو لگنا چاہیے کہ ہم میاں بیوی ہیں۔ میں نے ہلکا سا سر ہلا دیا، لیکن دل ہی دل میں ایک عجیب سا خوف اور تجسس دونوں تھا۔ ایئرپورٹ پہنچتے ہی وہی بات، استقبال کرنے والے لوگ، روشنی، ہال کی سجاوٹ اور حارث کا میری کمر پر ہاتھ رکھنے کا حقیقت اور ایک ڈرامے کا ملاپ تھا۔ میں بھی مسکرا کر پیش آ رہی تھی، لیکن دل میں ایک عجیب سی ہچکچاہٹ تھی۔ ہمیں ہوٹل کے کمرے تک پہنچا دیا گیا۔ ہوٹل بے حد خوبصورت تھا، کمرہ پیار اور ہر چیز مکمل تھی۔ حارث نے کہا تھوڑا آرام کر لو، شام کو پارٹی ہے، تیار ہو جانا۔ 7 دن میں بہت ساری پارٹیاں، بہت ساری میٹنگز ہوں گی اور تھوڑی بہت سیر سپاٹا بھی ہو جائے گا۔ جاتے ہوئے اس نے کہا کہ تم بہت خوش قسمت ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے۔ میں نے دل میں سوچا ہے کہ ہاں، اتنی خوش قسمت تو میں ضرور تھی کہ واپس جاتی تو شاید میرے بابا کا آپریشن ہو جاتا اور وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو جاتے، تو یہ خوش قسمتی ہی تھی۔ جب میرا بھائی ہم سے دور چلا گیا تھا اور ایک دن میرے پاس بابا کے علاج کے لیے جو سامان لگتا تھا نہ لیا اور ڈرپس و دوائیاں وغیرہ اس کے پیسے نہیں تھے، تو میں اس کے پاس گئی تھی اور میں نے کہا تھا کہ صرف 3 دن کے خرچے کے پیسے دے دو، عید کی چھٹیوں کی وجہ سے میں کام پہ نہیں گئی ہوں، اسی لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اس نے مجھے پیسے تو دے دیے تھے، لیکن ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ باپ کو سنبھال نہیں پاؤں گی کبھی بھی، میں تو کہتا ہوں کسی اولڈ ہاؤس میں چھوڑ دو اور خود شادی کر لو۔ میں نے کہا تھا کہ یہ سوچ صرف تم ہی سوچ سکتے ہو، میں نہیں، اور میری اور میرے بھائی کی لڑائی ہو گئی تھی۔ میں نے وہی پیسے وہیں پر پھینک دیے تھے اور اس نے مجھے غصے سے کہا تھا کہ دیکھتا ہوں بابا کا خیال کس طرح رکھتی ہو، تو میں ایک دن خود ان کو کسی اولڈ ہاؤس میں چھوڑ دوں گی اور اس دن تمہیں میری یاد ضرور آئے گی۔ اس نے مجھے چیلنج کیا تھا اور میں نے بھی بہت بھروسے سے کہا تھا کہ وہ دن میری زندگی میں نہیں آئے گا، جب تک میں زندہ ہوں تب تک تو نہیں ہوگا ایسا، اور اچھا ہوا کہ بابا کی ذمہ داری تم پہ نہیں ہے، نہیں تو تم تو پہلے دن ہی یہ سب کرتے۔ میں خوش تھی کہ واپس جاؤں گی تو بابا کا آپریشن ہو جائے گا اور جب بھائی کو پتا چلے گا تو اس کو بھی یقین ہو جائے گا کہ میں نے بابا کا خیال کیا، ان کو چھوڑا نہیں، اور جب بابا ٹھیک ہو جائیں گے تو وہ اپنا خیال خود کر پائیں گے اور پہلے ہی جیسی زندگی گزار پائیں گے۔ میں جب شام کو تیار ہوئی تو اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ کر خود ہی حیران رہ گئی۔ ظاہر ہے اتنے اچھے کپڑے، اتنے خوبصورت زیورات اور مہنگے میک اپ کے ساتھ کوئی بھی لڑکی اچھی لگتی ہے۔ میں نے گہرے رنگ کا لمبا جوڑا پہنا تھا جس پر نفیس کام کیا گیا تھا اور ہر کنارے پر باریک موتیوں کی کشش نمایاں تھی۔ میک اپ کا ہر رنگ میرے چہرے پر ایک الگ چمک لے آیا تھا۔ بال ہلکے لہروں میں گھوم رہے تھے اور زیورات کی چمک میرا ہر انداز کو بڑھا رہی تھی۔ حارث جب مجھے دیکھنے آیا تو اس کی آنکھوں میں ایک حیرت اور خوشی کا امتزاج واضح تھا اور خوشی واضح تھی۔ اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی، لیکن وہ اپنی خوشی کو چھپانے کی کوشش بھی کر رہا تھا۔ اس نے ایک بار خاموشی سے میرا جائزہ لیا، جیسے میں ایک قیمتی چیز ہوں جسے وہ پہلی بار دیکھ رہا ہو۔ میں اس کی نظریں محسوس کر رہی تھی اور دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ شاید یہ شام صرف ایک ملاقات نہیں بلکہ ایک کھیل کی شروعات ہے۔ ہم لوگ پارٹی میں گئے اور جیسے ہی وہاں پہنچے ماحول ایک الگ ہی دنیا کا تھا۔ وہاں لوگ ایک دوسرے سے مل رہے تھے، ہنسی مذاق ہو رہا تھا اور ہر طرف روشنیوں کا ہجوم تھا۔ سبھی لوگ حارث کی تعریف کر رہے تھے کہ آپ نے اتنی اچھی بیوی رکھی ہوئی ہے اور کبھی کسی کو ایک جھلک بھی نہیں دکھائی۔ میں نے اپنے ارد گرد دیکھ کر محسوس کیا کہ لوگ ہماری طرف چھپکے نظریں ڈال رہے ہیں۔ ایک قسم کی تجسس بھری سرگوشی ہو رہی تھی۔ حارث جیسے بڑے کاروباری شخص کے لیے یہ ایک معمول کی بات تھی، لیکن میرے لیے یہ ایک نیا اور عجیب تجربہ تھا۔ میں حیران ہو رہی تھی کہ یہ لوگ یہاں بزنس ڈیل کرنے آئے ہیں یا بس خوبصورت بیویوں کو دیکھنے کے لیے، کہ کون زیادہ دلکش ہے۔ اس ماحول میں ایک عجب سی فضا تھی، ایک قسم کا مکسچر جس میں کاروبار اور ذاتی دلچسپیاں دونوں شامل تھے۔ میں سمجھ رہی تھی کہ یہ ایک ایسی دنیا ہے جسے عام لوگ نہیں سمجھ سکتے اور شاید بہتر یہی ہے کہ ہم اس سے دور رہیں، لیکن اب میں غلطی سے اس دنیا کا حصہ بن چکی تھی اور ہر لمحہ یہ احساس میرے دل کو بھاری کر رہا تھا۔ میں بس یہ انتظار کر رہی تھی کہ یہ ہفتہ کسی طرح گزر جائے، لیکن رات ہوئی تو حارث نے ایک غیر متوقع بات کہی۔ اس نے کہا کہ میں تمہاری آنکھوں پر پٹی باندھ دوں گا تاکہ تمہیں کچھ بھی دکھائی نہ دے اور یاد بھی نہ رہے، بھولنے میں آسانی ہوگی۔ مجھے اس کی بات تھوڑی عجیب لگی، لیکن اس نے زور دے کر کہا کہ تم نے میری بات سے انکار نہیں کرنا، اس لیے میں نے چھپکے سے سر ہلا دیا۔ وہ رات میرے لیے قیامت بن گئی۔ ایک ایسا لمحہ
लम्हा जिससे हर लड़की डरती है, मैंने अपने आप को इस पट्टी के नीचे कैद पाया और दिल में एक अजब सी दहशत और इज़्तिराब पैदा हुआ। रात भर मेरे दिमाग में सवाल गर्दिश करते रहे कि ये सब क्यों हो रहा है? क्या ये ज़रूरी है? ये एक खेल का हिस्सा है? लेकिन सुबह जब हुआ तो हारिस अपना रवैया बदल चुका था। वो मुझसे बहुत अच्छे तरीके से पेश आ रहा था, बातें कर रहा था कि मेरी बीवी बहुत ज्यादा मोटी है और बच्चे पैदा करने के बाद मेरी माँ लगती है। वो मजीद कहने लगा कि अगर मैं इस पार्टी में अपनी बीवी को साथ ले आता तो सब लोग मेरा मजाक उड़ाते। मैंने पूछा कि क्या आप अपनी बीवी से मोहब्बत नहीं करते? उसने जवाब दिया कि मोहब्बत कौन करता है बीवी से, बस खानदान वालों ने शादी करवाई थी। वो मेरा पैसा देकर आई थी और मैं उसके हुस्न में मुब्तला हो गया था, लेकिन 2 बच्चों के बाद उसका हुस्न खत्म हो गया। उसकी बातें मेरे लिए एक अजीब हकीकत थी, एक ऐसी बात जिसने मेरे दिल को हिला कर रख दिया। मैं बस वक्त के गुजरने का इंतजार कर रही थी और जैसे तैसे करके यह हफ्ता भी गुजर गया। ये एक बहुत ही बुरा और अजीब हफ्ता था। रात के टाइम मेरी आंखों पर पट्टी बांधी जाती थी और मैं इस पर गौर करती कि ये सब क्यों हो रहा है। एक गैर यकीनी एहसास मेरे दिल में घुसा हुआ था और मैं उसके इंजाम के बारे में सोचती रही। ये तजर्बा मेरे लिए एक इम्तिहान था, एक ऐसी आजमाइश जो बड़ी मुश्किल से खत्म हुई थी। ये बहुत बुरा हफ्ता था, मुझे बहुत अजीब लगता था। रात के टाइम मेरी आंखों पे पट्टी बांध दी जाती थी। पता नहीं क्या मामला था, मैं हर रात इस पट्टी के बारे में सोचती और दिन भर इसी कश्मकश में मुब्तला रहती कि ये सब क्यों हो रहा है। मेरी सोच में खौफ और उलझन पैदा हो गई थी। एक तरफ बाबा का इलाज और उनके लिए पैसे का बोझ था और दूसरी तरफ झारिस की बात और रवैया मेरे दिल को बेचैन कर रहा था। अब हम लोग वापस जा रहे थे। वापसी पर मुझे हारिस ने कहा कि यहाँ से तुम्हें जो शॉपिंग करवाई है, उन लोगों ने जो हमें गिफ्ट दिए थे, कम्प्लीमेंट्री गिफ्ट थे, वो सभी कुछ तुम अपने पास रख सकती हो। और 25 लाख के चेक के बजाय उसने मुझे 30 लाख का चेक दे दिया। कहने लगा कि तुम्हारे बाबा का ऑपरेशन है, ऊपर नीचे भी तो पैसे लग जाते हैं, पूरे पूरे तो नहीं लगते, बाकी ख्याल रखना अपने भी और अपने बाबा का भी। और अब मुसीबत यह है कि अगर मुझे जिंदगी में कभी दोबारा इस जगह ट्रिप पे जाना हुआ तो भी तुम्हें मेरे साथ आना होगा, क्योंकि वो सब यही समझते हैं कि तुम ही मेरी बीवी हो। मैंने हाँ में सही हिला दिया, ये कहकर जी ठीक है, लेकिन मैंने सोच लिया था कि मेरे बाबा को ऑपरेशन हो जाए, इसके बाद मैं ये शहर ही छोड़ के चली जाऊंगी। वापस आके बाबा से मिली। एक बात की खुशी हुई कि जिस आदमी को बाबा की देखभाल के लिए रख के गए थे, उसने अपना काम अच्छे से किया था। बाबा बिल्कुल ठीक थे, उनके साथ कोई मसला नहीं था। उसने दवाई भी टाइम पे दी थी और ख्याल भी पूरा ही रखा था। कहने लगे कि तेरी इतनी याद आई तो ठीक तो है? मैंने कहा कि हाँ बिल्कुल ठीक हूँ, आपके लिए भी गिफ्ट लाई हूँ। फिर मैंने बाबा से झूठ बोला कि वो यहाँ हम लोग गए थे ना, वहाँ बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक आए हुए थे, बहुत बड़ी पार्टी थी। तो एक आदमी को मैंने आपके बारे में बताया, वो अरबपति था, उसने बस मुझे ये वाला चेक बना के दे दिया और कहा कि मेरी तरफ से अपने बाबा का इलाज करवा लें। मेरे बाबा भी जमाना साज आदमी थे। वो कहने लगे कि बेटा ऐसे आजकल कौन किसी को पैसे देता है, वो भी इतनी बड़ी रकम। मैंने कहा कि बाबा ये इतनी बड़ी रकम हमारे लिए है ना, उन लोगों के लिए नहीं है, वो तो अरब खरबपति होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं। आप फिक्र नहीं करें, बस अब आपका ऑपरेशन हो जाएगा और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर से बात की, फीस वगैरह दी, सारा सब इंतजाम हुआ। एक हफ्ते बाद बाबा का ऑपरेशन था। डॉक्टर ने कहा था कि 70% बचने के चांसेस हैं, बाकी 30% खतरा तो किसी भी ऑपरेशन में होता है। आपने परेशान नहीं होना, लेकिन न जाने किस मुकद्दर को क्या मंसूर था कि बाबा इस ऑपरेशन से बच नहीं पाए। उनके साथ कुछ मसले पैदा हो गए कि वो बेचारे इस दुनिया से चले गए। मैं बहुत रोई, बहुत तड़पी, क्योंकि मेरे बाबा भी मुझे छोड़ के चले गए और उनके लिए मैंने सब कुछ किया था और सब कुछ रायगा चला गया। मेरी हालत क्या थी ये मैं ही समझ सकती थी और कोई नहीं समझ सकता था। मेरे दिल में एक खला सा पैदा हो गया था, एक ऐसा खला जो कभी भर ना सकता था। बाबा के जाने के बाद घर का हर कमरा सुनसान लगने लगा था। उनकी आवाज की गूंज अब सिर्फ यादों में बाकी थी। मैं जब उनके कमरे में जाती तो वहां खामोशी और खालीपन मुझे अंदर तक रुठा देता। मैं अक्सर उनके बिस्तर को देखती और दिल ही दिल में उनसे बातें करती कि अगर वो दोबारा मेरे सामने आ जाएं तो मैं उनसे कह दूंगी, लेकिन जवाब हमेशा खामोशी में आता था। बाबा तो मिट्टी के हवाले हो गए और मैं अकेली रह गई। लेकिन मेरी तबीयत कुछ खराब थी। मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने कहा कि लेडी डॉक्टर के पास जाएं बीबी, मेरे बस का काम नहीं है। मैं जब लेडी डॉक्टर के पास गई तो उसने कहा कि आप माँ बनने वाली हैं और माशाल्लाह से आपके ट्विंस बच्चे हैं। ये सुन के मैं हैरान रह गई कि मैं
माँ बनने वाली हूँ, ये कैसे हो सकता है? डॉक्टर ने कहा कि क्या बात है, आप गैर शादीशुदा हैं? मैंने कहा नहीं, वो मेरे शोहर बाहर के मुल्क होते हैं। मैंने झूठ बोल दिया। मुझे पता था कि ये झूठ मेरी हिफाजत के लिए है, लेकिन दिल की गहराइयों में खौफ भी था कि कहीं सच सामने ना आ जाए। लेडी डॉक्टर ने मेरे चेहरे पर गौर किया और फिर मुस्कुराकर कहा कि ये खबर तुम्हारे लिए खुशी का पैगाम है, लेकिन तुम्हें अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा। मैं खामोश रह गई क्योंकि मेरे दिल में एक सवाल घूम रहा था कि ये सब कैसे मुमकिन है। मैंने सोचा कि शायद ये ख्वाब या तकदीर का एक खेल है, लेकिन मैं जानती थी कि हकीकत बहुत ज्यादा पेचीदा है। मुझे अपनी हालत समझने में वक्त लगा। मैं अपने आप से सवाल करती रही कि क्या ये इस दुनिया का इंसाफ है कि बाबा को मेरे लिए कुर्बान होना पड़ा और मैं एक ऐसी हकीकत में दाखिल होगी जिसे मैं पूरी तरह समझ नहीं पा रही थी। मैंने हारिस को ये बात बताई तो उसने सर्द लहजे में कहा कि मेरे बच्चे नहीं हैं। मैंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है? आप ही के साथ गई थी, मैं आप ही के बच्चे हैं। उसने कहा कि मेरे बच्चे नहीं हैं, जब पैदा हो जाएंगे तो बेशक डीएनए टेस्ट करवा लेना। मैंने कहा कि क्या मतलब, आप ही तो थे मेरे साथ। उसने बगैर किसी हिचकिचाहट के कहा कि मैं नहीं था, सिर्फ 2 लोग और भी थे। तभी तो तुम्हारी आंखों पे पट्टी बांधी थी और तुम इतनी बेवकूफ हो, तुमने हमें सब कुछ करने दिया। मैं उसकी बात सुनकर चौंक गई क्योंकि उसने एक ऐसी हकीकत मेरे सामने रख दी थी जिसे मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। मैंने कहा कि मैं पुलिस में जाऊंगी तो कहने लगा कि जाओ, जब मैं तुम्हें 30 लाख रुपए ऐसे ही उठा के दे सकता हूँ तो क्या मैं अपने आप को इस केस से बचाने के लिए और पैसे नहीं लगा सकता? और तुम्हारे पास क्या है? कुछ भी नहीं। भरे पेट के साथ क्या अदालतों के चक्कर लगाती फिरोगी? जाओ डॉक्टर के पास और अपना मामला सीधा करवा लो। पैसे मैं दे दूंगा। मैं वहां से निकल गई। मैंने इस्तीफा उसके मुंह पे मारा और घर आ गई। रोने लगी कि अब क्या होगा, क्यों मेरे साथ इतना बुरा हुआ। पापा भी चले गए और मेरा फायदा उठाया गया, और अब ये बच्चे भी, वो भी दो दो किस तरह संभालूंगी मैं इन बच्चों को? ये सोचकर मेरा दिल बोझल हो गया। मुझे रात को ख्वाब आया कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ 2 नौजवान खड़े हैं जो मेरा साथ दे रहे हैं। मैं हैरान हुई कि पता नहीं ये कैसा ख्वाब था, लेकिन इस ख्वाब में एक सुकून और एक हिम्मत थी जो मैंने अपनी जागती जिंदगी में महसूस नहीं की थी। मैंने सुबह जाकर फैसला किया कि मैं बच्चों को रखने का फैसला कर लूंगी, क्योंकि इन मासूमों को तो कोई कसूर नहीं था। मैंने अपने दिल से कहा कि ये मेरी जिम्मेदारी है, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो। जब मेरा 5वां महीना शुरू हुआ तो डॉक्टर ने कहा कि दोनों बेटे हैं। शायद ख्वाब में भी मुझे ये दोनों ही नजर आए थे। ये सुनकर मेरा दिल एक अजीब सी खुशी और खौफ के मिले जुले एहसास से भर गया। मैंने सोचा कि शायद ये मुकद्दर है कि ये बच्चे मेरी मंजिल का हिस्सा बनेंगे। मैंने ये इलाका छोड़ दिया और दूसरे इलाके में शिफ्ट हो गई। वहां के लोगों से मैंने झूठ बोला कि मेरी शादी हुई थी और जब मैं माँ बनने वाली थी तो मेरा शौहर दुनिया से चला गया और मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया। ये बात मैंने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए कही थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि लोग मेरी हकीकत जाने और मेरे बच्चे पर शक करें। एक औरत ने मेरी हालत पर हमदर्दी ज़ाहिर की और मुझे अपने घर के ऊपर रहने के लिए कमरा दे दिया। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और वहां रहने का फैसला किया। जो कुछ पैसे थे मेरे पास, फिलहाल मैं इन्हीं से गुजारा कर रही थी, लेकिन मैंने अपने दिल में कसम कर लिया था कि मैं इन्हीं बच्चे को पाल पोस के बड़ा करूंगी, मेरा सहारा बनेंगे और मैं इन्हें अच्छे इंसान बनाऊंगी। मैंने अपनी जिंदगी के टूटे हुए ख्वाबों को एक तरफ रख दिया और अपने बच्चे को अपना नया मकसद बना लिया। बाकी जो कुछ हुआ मैं उसको बदल नहीं सकती थी। मैंने दिल ही दिल में अपने आप से वादा किया कि मैं अपनी जिंदगी को नए सिरे से जीऊंगी, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो। ये मेरा असम था और मेरी पहचान बन गया था। इसी मोहल्ले में मुझे एक आदमी भी मिला जिसको बच्चों का बहुत ज्यादा शौक था, लेकिन वो कभी बाप नहीं बन सकता था। मेरे हमसाए में रहता था, हम दोनों की दोस्ती हुई। वो बहुत ही नाइस आदमी था। जब मेरे बच्चे पैदा हुए तो उसी ने मदद की। वो मुझे अस्पताल लेके गया और पिछले 15 दिन से वही बच्चों को संभाल रहा था। उसने मुझसे शादी करने की बात की और कहा कि तुम्हारे पास बच्चे हैं और मेरे पास तुम्हें देने के लिए पनाह है, हम दोनों शादी कर लेते हैं और अपनी जिंदगी को सीधा कर लेते हैं। मैं मान गई और इसी तरह से मुझे एक अच्छा आदमी मिल गया जो मेरा हम सफर था, और शादी से पहले मैंने उसे अपनी हकीकत भी बता दी। उसने यही कहा कि तुम्हारा फायदा उठाया गया है, तुम बुरी नहीं हो, तुम विक्टिम थी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज में हमारे बच्चे, जिनका नाम हमने हसन और हुसैन रखा है, 2 साल के हो गए हैं और पूरे घर में शरारतें करते फिर रहे हैं। शरारतें करते फिरते हैं। मैं कोई नौकरी नहीं करती हूँ। मेरा शौहर सलीम ही सारा खर्चा उठाता है और बच्चों से भी बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है और बच्चे भी उससे ही बाबा कहते हैं। और वो बुरा आदमी जिसने मेरे साथ ये सब कुछ किया, खुश वो भी नहीं है। पता चला है कि उसकी जवान बेटी किसी के साथ भाग गई है और उसको कंपनी में भी नुकसान हुआ है। आप लोग बताएं कि मैंने सही किया है या नहीं।